बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक जासूस था तारक इस्माइल सागर के तहलका खेज नावल का अगला हिस्सा हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो एक जाल में से बचता हुआ बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला और उसने अपनी भरपूर सलाहियतों से उससे जान छुड़ाई। अब देखते हैं उससे अगला मिशन जो है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, वो कैसे कवर करता है। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ठंडी छाया। दोपहर के वक्त मैं अमृतसर में मौजूद था। सबसे पहले मैंने अपनी इत्तलाआत मुंतकिल की, फिर एक होटल में खाना खाकर लुधियाना के लिए बजाय किसी बस के गाड़ी में सवार हो गया, जहां एक कुली की मेहरबानी से मुझे थर्ड क्लास का एक बर्थ ऊँघने के लिए मिल गया। रात के करीबन 11 बजे मैं जब लुधियाना पहुंचा तो बुखार से मेरा जिस्म फटक रहा था। दर्द के मारे अंग अंग टूटता महसूस हो रहा था, क्योंकि जैसे ही गाड़ी में दौरान सफ़र मैंने ज़रा सी कमज़ोरी दिखाई, बुखार ने आंध बोचा। अब हर तरह का ख़तरा तकरीबन टल चुका था। एक रिक्शा के ज़रिए मैं गिरता पड़ता प्रकाश के पास पहुंचा, इसे नींद से बेदार किया और बेजान सा होकर इसके बिस्तर पर गिर गया। करीबन नीम बेहोशी की हालत में मैंने इसे ये किस्सा सुनाया था कि दौरान सफ़र रात के वक्त हमारी बस को डाकुओं ने लूट लिया। क्योंकि मैंने कुछ बहादुरी का मुजाहरा करना चाहा था, इसलिए मार मार कर उन्होंने मेरा बुरकस निकाल दिया। लंबे रूट पर चलने वाली बसों का लूट जाना कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। इस किस्म के वाक़यात अखबारात में पढ़ने को अक्सर मिल जाते थे, और इन दिनों तो गुरदासपुर के गिरदोनवा में श्रीमान डाकू की सरगर्मियां अपने उरूज पर थीं। आए रोज़ वो किसी न किसी बस की सवारियों को अपना निशाना बनाए रखता था। इसकी गुंडागर्दी का ये आलम था कि इसको हाथों लुटने के बाद लोग इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से भी डरते थे। जाहिर है मैं भी इसी का शिकार बना हूँगा। मैं सारी ज़िंदगी में भी चाहूँ तो प्रकाश का इस रात का कर्ज नहीं चुका पाऊँगा। रात को 12 बजे किसी डॉक्टर की खिदमत हासिल कर लेना इसी का काम था। न जाने आधी रात के वक्त वो किसी मेडिकल स्टोर वाले को जगाकर दवाइयाँ ले आया था। डॉक्टर ने मुझे 2-3 इंजेक्शन लगा दिए, जिनकी वजह से मैं चोटों के जहरीले असरात से बच गया। मेरी आंख तो रात के आखिरी पहर लग गई थी, लेकिन प्रकाश ने सारी रात आंख नहीं झपकी। मैं उसे सोने की दरख्वास्त करता रहा, लेकिन मेरी ज़िद करने के बावजूद सारी रात एक कुर्सी मेरे सहारे बिछाकर मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ रहा। सुबह मैं जब बेदार हुआ तो खासा अफाका महसूस कर रहा था। डॉक्टर की दवाई खाने से बेतहाशा पसीना आ गया था, जिससे बदन काफ़ी हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। जिस्म पर मुख्तलिफ जगह अलबत्ता तशद्दुद के निशानात नीले पड़ गए थे। खैरियत यह गुजरी कि सूजन नहीं हुई थी, वरना बीमारी का वक्फा खासा तवील हो सकता था। मुझे अफाका होते देखकर प्रकाश के चेहरे पर बशातत दौड़ गई। थोड़ी देर बाद जब हम नाश्ते से फारग हो गए, वो नीचे कारखाने में चला गया, जबकि मैं ऊपर वाली मंजिल के वाहिद रिहायशी कमरे के बाहर धूप में आरामदेह कुर्सी पर बैठकर गुजरे वाक़यात का तज्ज़िया करने लगा। और फिर गुज़िश्ता रोज़ चंद रोज़ के अखबारात मेरे हाथ में आ गए। मेजर भास्कर के कत्ल ने राह के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया था। भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम से मुतल्लिक़ करीबन सारी एजेंसियां जो खुसूसन पंजाब में काम कर रही थीं, इन्हें यकीनन अपने गैर महफूज और बोधेपन का एहसास होने लगा होगा, क्योंकि सरहदों के इतने अंदर आकर एक अहम अफीसर का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। आम इतलात के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी अफसरान ये बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये किसी गैर मुल्की जासूस या कमांडर का कारनामा है। इनके ख्याल में ये तो मुमकिन था कि प्लानिंग पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने तैयार की हो, लेकिन इस पर अमल करने के लिए मुकामी हमदर्दों की खिदमत हासिल की गई थी। अब इन हमदर्दों का सुराग लगाना ही उन्होंने अपनी इज्जत का मसला बना लिया था, और इस सिलसिले में पंजाब भर में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को बरूए कार लाते हुए मशरकी पंजाब की पुलिस ने करीबन सारे ही नामवर स्मगलरों को नज़रबंद कर दिया था। सरहदों पर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्त बढ़ गई थी, और कंपनी हेडक्वार्टरों से महफूज दस्ते काफ़ी तादाद में सरहदों पर फैला दिए गए थे। होम गार्ड्स, जो सरहदी देहात के तरबियत याफ्ता नौजवानों पर मुश्तमिल थी, इसे भी जदीद असलहा से लैस कर दिया गया था। सरे शाम ही ये लोग अपनी मुकर्रर करदा ड्यूटियों पर पहुंच जाते। होम गार्ड्स ज़्यादातर अपने अपने देहातों के इर्द गिर्द ही गश्त लगाया करते थे। मुकामी बाशिंदे होने की वजह से इन्हें अपने देहातों को सरहद की तरफ से आने वाले खुफिया रास्तों का इल्म होता था। इसके अलावा ये भी जानते थे
कि कम अज़ कम इनके देहात की हद तक सरहदों के आर पार आने जाने वालों की महफूज पनाहगाहें कौन सी हो सकती हैं। इन इकदामात के नतीजे में और तो क्या फ़ायदा पहुंचता, अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि सरहदों के पार मवेशियों की चोरी और स्मगलिंग की वारदातों में खासी कमी वाक़या हो गई। सिवाय इन लोगों के जो सरहदी मुहाफ़ज़ों से साजबाज करके इनकी खिदमत में शुरू से ख़तीर नजराना पेश करते आ रहे थे और किसी को सरहदों के नज़दीक फटकने की जुर्रत नहीं होती थी। दुश्मन के बुने हुए जाल में नकब लगाने की बजाय हमने इसे यहीं मसरूफ़ रखा और अपने लॉन्चिंग पैड तब्दील कर लिए। दुश्मन तिल मिलाकर रह गया। मेजर भास्कर के कत्ल के बाद से मैंने महाराज या क्लब के नज़दीक भटकने की कोशिश भी नहीं की थी। अभी तक इस सिलसिले में बाबूजी की तरफ से किसी का मुतवज्जो न होना इस बात का वाज़ेह सबूत था कि स्वामी जी ने मुझे आश्रम में वाक़ई नहीं पहचाना था, या अगर उन्होंने मुझे पहचान भी लिया था तो इनका जहन इस तरफ नहीं गया होगा। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में कूंदे की तरह लपका, क्यों न भारतीय इंटेलिजेंस को इस शक में मुब्तला कर दिया जाए कि मेजर भास्कर के कत्ल में स्वामी दयानंद का हाथ भी तो हो सकता है। एक मुस्कुराहट खुद ब खुद मेरे होंठों पर फैलती चली गई। इस तरह वो शैतान हमारे खिलाफ बिछाए हुए जाल में खुद फंस सकता था, और एक मर्तबा मुश्तबे होने के बाद कम अज़ कम ये ज़रूर होता कि भारतीय इंटेलिजेंस के स्वामी के साथ दोस्ताना मरासम ख़त्म हो जाते, जिसका मतलब ये था कि एक खासे बड़े हसास इलाके में हमें खुलकर काम करने का मौका मिल सकता था, क्योंकि जासूस बहरहाल इंसान होता है। हुकूमती अदारों के बिछाए हुए ख़तरात से बच निकलना तो इसके लिए मुमकिन हो सकता है, लेकिन इतनी मासूमियत और मक्कारी से फैलाए फंदे से फ़रार की तमाम राहें मसदूद हो जाती हैं। अपने उन दोस्तों के ज़रिए जिनकी रसाई मुतअल्लिका अफसरान तक मुमकिन हो सकती थी, मैंने तफ्तीश पर मामूर अफसरान के कान में ये बात पहुँचाने के तरीक़ेकार पर गौर करना शुरू किया तो मेरा जहन कड़ी से कड़ी मिलाता बिल आखिर जंजीर के आखिरी सिरे तक पहुँच गया। बेचारा स्वामी। एक नतीजे पर पहुँचने के बाद मैंने अपने करीब धरा अखबार दोबारा उठा लिया और इसका मुताला करने लगा। अभी अखबार आंखों से लगाया ही था, जब ऊपर वाली सीढ़ियों से कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने यही समझा कि प्रकाश होगा, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरी खैरियत दरियाफ्त करने ऊपर आ जाता था, बल्कि कारखाने के बाकी मुलाजमीन भी जुलूस की शक्ल में कुछ देर पहले मुझे शुभ कामनाएं अर्पण कर चुके थे। लेकिन ये क्या, एक से ज़्यादा कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। चोर की दाढ़ी में तिनके के मिस्ताक मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन आने वालों की शक्लों पर नज़र पड़ते ही सुख का एक लंबा सांस मेरे मुंह से खारिज हुआ। आगे प्रकाश था और उसके पीछे पूनम और सुदर्शना, दोनों शायद कॉलेज से आ रही थी। सफ़ेद साड़ी पर पूनम ने सुर्ख स्वेटर पहन रखा था। नागन जुल्फ़ें बल खाकर शानों पर फैलती चली गई थीं। वो रिवायती हिंदू की तरह जूड़ा कम ही बांधा करती थी। धूप की तमाज़त से उसके गालों का रंग तप कर गुलाबी हो रहा था। इसकी पलकों के उजाले गंदमी आँखों की जोत जगा रहे थे। वो स्प्रा जिसने हिमालय के दामन में बैठे त्यागी की 7 साला तपस्या को एक ही झलक में दिखाकर गारत कर दिया था, शायद दूसरा जन्म लेकर मेरे सामने आन खड़ी हुई थी। उसकी पुरवकार चाल में करनों पुरानी किसी हुस्न की मलका का वकार सिमट आया था। वो पार्वती थी जो आकाश से धरती पर प्रगट होकर अपने प्रेम पुजारी को अपने दर्शन देने आन पराजी थी। मेरा रुआ रुआ मुसर्रत से नाच उठा। इसे देखते ही मेरी शरियानों में इन बिसात का समंदर ठाठे मारने लगा। एक विजदानी कैफियत, एक अनदेखा नशा मुझ पर तारी हो गया। मैंने अपना दामन दिल वाह किया और वो मेरी धड़कनों पर चलती चलती आई। क्या हो गया, इसने परेशानी से कहा। वीर जी, सुदर्शना के लहजे में छुपी मोहब्बत का एक अपना तकद्दुस था। कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने दोनों को मुख्तसर जवाब देते हुए बैठने का इशारा किया। प्रकाश को पूनम की मुझसे मोहब्बत की गहराई का किसी हद तक ज़रूर एहसास था। मुझे यकीन था कि वो पूनम को मुतमईन करने के बाद मेरे पास लाया होगा। फिर भी हम दोनों ही कुछ परेशान से हो गए। ज़रा महावीर बनने लगे थे भाई साहब। उसने मजाक में पूनम और सुदर्शना का इस्तफसार टालना चाहा। असल में बात यह है भाई कि फ़िल्में देखकर अपन पर भी हीरो का भूत सवार हो गया था, मैंने दांत निकालते हुए कहा, और एक मर्तबा फिर इन्हें मुतमईन करने के लिए वही कहानी दोहरा दी। ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी? दोनों ने एक सवाल मुख्तलिफ कैफियतों के साथ बेकरारी से पूछा। अगर ऐसा होता तो आपको दर्शन देने के लिए यहाँ नहीं हस्पताल आना पड़ता। मैंने फ़िज़ा को हत्तुल मकदूर संजीदा बनाने से गुरेज किया।
भगवान न करे, परमात्मा न करे, बेसाख्ता दोनों के मुंह से बारी बारी निकला। मैंने करीबन सारे जिस्म पर कंबल ओढ़ रखा था। चेहरा चूंकि डॉक्टर की मेहरबानी से सूजन से महफूज रहा था, इसलिए दोनों को सूरत हाल की संगीनी का एहसास ना हो सका। लेकिन जितनी देर वहां सुदर्शना और प्रकाश बैठे रहे, पूनम को एक पल करार ना आया। असल में वो दोनों हमें अपने कॉलेज के मीना बाजार में ले जाने के लिए आई थीं। मैंने तो तीनों को भेजना चाहा, लेकिन सुदर्शना और प्रकाश भी बादल नाखास्ता मेरी जिद करने पर गए थे, जबकि पूनम वहीं रह गई थी। एक बात पूछूं प्रकाश बाबू? पूनम ने झुकी पलकों से पूछा। मैंने हस्बे मामूल कहा। आप ये लाउबाली ज़िंदगी आखिर क्यों गुजारते हैं? जो काम प्रकाश भैया करते हैं वो आप क्यों नहीं करते? इन्हें बाहर शहरों में जाने दिया कीजिए ना, आप यहाँ के मामलात संभाल लीजिए। बाबूजी भी आपकी बात मानते हैं और किसी की तो सुनती नहीं। इनके करीब रहने से मुमकिन है वही अब सियासत से बाज आ जाएं, वरना तो हुकूमत अब खासी सख्ती करने लगी है। आप कम अज़ कम मेरा नहीं तो माताजी का ख्याल ही कर लीजिए, इसने करीबन रुहानसी आवाज़ में कहा। अगर तुम इस वाक़े ने ज़्यादा मुतासर कर दिया है तो मैं भाग कर दिखा सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामूली सा हादसा, बस मुझसे बर्दाश्त न हुआ कि कोई मुझे कमज़ोर जानकर मेरे पैसे छीन ले। फिर यूं बुज़दिलों की तरह ज़िंदगी गुजारना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी जज्बाती कैफियत ढाने के लिए लफ्ज़ों की आड़ लेना चाही, लेकिन बेसूद। इसके लहजे में सिमटी अपनायत ने मुझे पिघला दिया। पूनम ने इस मरतबा पलकें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू मचल रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि ये अनमोल मोती यूं लुटा दिए जाएं। शायद लाशौरी तौर पर मेरी ख्वाहिश ये रही थी कि पूनम इस वक्त तक उन्हें महफूज रखे जब ये सोते खुश्क पड़ जाएंगे। वो रोना चाहेगी और ना रो पाएगी। वो मेरी चारपाई पर बैठी थी। मैं बेख्तियार होकर उठा, उसकी ठोड़ी को छूते हुए उसे मुखातब किया, लेकिन मेरी इस हरकत का रद्द-ए-अमल शदीद था। पूनम ने आंसुओं से भीगी लाचार सी मुस्कुराहट से मेरी सिमत देखा और मुझ में समा गई। आंसुओं का सैल रवा इसकी शबनमी आंखों से बह निकला। मैंने इसे तशफ़ी देना मुनासिब न जाना, क्योंकि इन लम्हों का तकाजा यही था कि वो अपना गुबार निकाल ले। जाने कब तक वो मुझसे लिपटी मेरी धड़कनों में समाई रही। जी तो चाहता था ये लम्हे अम्र हो जाएं, लेकिन हाय री मजबूरी। मैंने इसे खुद से अलहदा करके इसके चांद चेहरे को अपने हाथों के कटोरे में रखकर ऊंचा किया। एक बात कहूँ पूनम, मैंने इसके मखसूस लहजे में इसी को मुखातब किया, लेकिन वो खामोश रही। तुम कभी कभी इस तरह आंसू ज़रूर बहाया करो, मैंने इसकी आंखों में तैरने वाले गुलाबी डोरों में से उभरते हुए कहा। तुम्हारी आंखों की गज़बनाकी बढ़ जाती है। मैं इसकी इस तफसराना नज़रों में फिर डूब गया और इसके लजाने की अदा ने मुझे मार डाला। अच्छा, अपनी आंखें पूंछ डालो, कहीं चलते हैं। कहाँ? उसकी आंखों ने फितने जगाते हुए पूछा। जहाँ धरती और आकाश गले मिलते हैं, मैंने फिल्मी लहजे में कहा, और पूनम की हंसी ने फ़ज़ा में नकरई घंटियाँ बिछा दी। लेकिन ये ठीक नहीं, आप आराम कीजिए ना, मैंने उसने हंसी रोक कर कहा। हे भगवान, ये खूबसूरत कन्या हमसे पीछा छुड़ाने के लिए कैसे झल करती है। मैंने दोनों आंखें बंद करते हुए पंडितों के से लहजे में कहा। एक मरतबा फिर पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं चहलकदमी करता फिरूं, लेकिन चारपाई का होकर रहना भी मुझे मंजूर नहीं था। कपड़े बदलकर मैंने पूनम के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला आया और हम दोनों रिक्शा में बैठकर एक खूबसूरत स्नैक बार में जा पहुँचे। स्नैक बार के रोमांटिक माहौल में बैठे मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ मुख्तलिफ मेज़ों के गिर्द बैठे नौजवानों को, जो अपनी अपनी पूनम के साथ इस गोशायाफियत में चले आए थे, सिगरेटों के उठते धुएं के मरगोलों में कहीं खो गया था। यहाँ सिर्फ मैं था और पूनम के संग की खूबसूरत महक, जिसने मेरे गिर्द हसार तान कर सारे रंज और कुल्फतें भगा दी थी। मेरे पहलू में बरगद की वो ठंडी छाया बैठी थी, जिसके दामन में पनाह लेकर दरमांदा कातिलों के राहरो अपनी तृष्णा बुझाते थे। इसका करीब होना मेरे लिए मोहब्बतों का प्याम्बर था। वो मोहब्बत की गीता थी जिसके लिए राम ने बनहास लिया था। इसकी तलाश में सदियों से न जाने कितने तपधारी हिमालय की तराइयों में भटक रहे थे। वो तिब्बत की देवदासियों का हसीन गीत थी, जिसे आने वाले मुसाफिरों की याद में गाया जाता था। राजा इंदर के दरबार की वो हसीन मलका सावन की चांदनी बनकर मेरे मन में उतर गई थी। ख़याम की इस हसीन रुबाई के साथ बैठकर पी जाने वाली काफ़ी जामे हयात बन जाती थी। वक्त का एहसास मिट जाता था और घड़ियों की गर्दिश रुक जाती थी। बहुत वक्त हो गया, घर भी जाना है, माताजी परेशान ना हो। मैंने इन्हें कॉलेज से सीधे घर आने को कहा था। बिलाखिर वो मुझे मरती दुनिया में वापस ले आई।
हम दोनों उठे, बस अड्डे तक मैं इसे रिक्शे में छोड़ आया। मैंने इससे विनती की थी कि वो घर में किसी को मेरी हालत से आगाह न करे। फिर पूनम अपनी खुशबुएं हमरा लिए रायकोट चली गई और मैं इसी रिक्शा पर प्रकाश के पास पहुंच गया। प्रकाश और सुदर्शना मीना बाजार से वापस आ चुके थे और मेरे ही मुंतजर थे। दोनों ऊपर कमरे में बैठे एक दूसरे को दादे इश्क दे रहे थे। आपका तो श्रीमान जी सीधा सा इलाज था। मैंने तो झक ही मारी। प्रकाश ने मेज़ पर रखी जूं की तूं दवाइयों पर नज़र डालते हुए कहा, क्या महाराज जी? मैंने मुअद्दब लहजे में पूछा। पूनम दीदी, बजाय इसके कि सुदर्शना ने कहा और हम तीनों कह कहा मारकर हंस दिए। दोनों थोड़ी देर तक मुझसे बातें करते रहे, फिर प्रकाश उसे छोड़ने चला गया। 3-4 रोज तक मैंने सिर्फ आराम किया। रोज़ाना पूनम और सुदर्शना आ जाती और हम दोनों प्रकाश अपनी अपनी दुनियाओं में खोए रहते। मेजर भास्कर के कत्ल के मुतालिक हमारी स्कीम कामयाब रही और तफ्तीशी अफसरान को यकीन की हद तक इस बात का गुमान गुजरने लगा कि ज़रूर इस सवामी के बच्चे का मेजर भास्कर के कत्ल में कोई हाथ है। अपने मुकामी दोस्तों की मदद से हमने ऐसा जाल फैलाया कि जिससे भारतीय सिक्योरिटी के हाथ ऐसे शवाहिद आ गए जिनकी रूह से वो ये साबित हो गई कि स्वामी दयानंद का बाअसर स्मगलरों के साथ ज़रूर कोई खुफिया राब्ता है। इसके अलावा ऐसे हालात पैदा हो गए कि इन्हें स्वामी दयानंद और मेजर भास्कर के दरमियान लड़कियों के मामला में चलने वाली खुफिया रकाबत का इल्म हो जाए। जब ये बातें आला अफसरान के कानों तक पहुँची तो उन्होंने फौरी इक़दाम के तौर पर अपना दस्ते शफ़क़त महाराज जी के सर से उठा लिया। स्वामी हक्का बक्का रह गए। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हो गया। हमारी प्लानिंग दरअसल इतनी बेदाग थी और मनसूबाबंदी इतनी शानदार थी कि दूर दूर की कोड़ी लाने वाले मुखबर भी पहुँच के रह गए और हालात का इल्म भगवान को उस वक्त हुआ जब वो हाथ से निकल गए। सिक्योरिटी वालों ने इसे वार्निंग दिए बगैर इससे रब्ता ख़त्म कर लिया और महाराज दयानंद स्वामी नाग जख्मी नाग की तरह सर पटकता रह गया। खेल अब सही मानों में दिलचस्प हो गया था। भारतीय इंटेलिजेंस और स्वामी दयानंद के आपस में उलझ जाने का मतलब ये था कि मैदान हमारे लिए काफ़ी हद तक साफ़ है। मेरी जिम्मेदारियां भी साथ ही बढ़ गईं। अब मुझे अपनी तमाम तर जहनी सलाहियतें बरूए कार लाकर 2 महाजों को बैक वक्त संभालना था। एक तरफ तो मुझे ऐसे हालात पैदा करते रहना था कि भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस स्वामी दयानंद के खुफिया मामलात और मेजर भास्कर के कत्ल में उलझी रहे। दूसरी तरफ इस इलाके में काम करने वाले एजेंटों की रहनुमाई और मुमकिन हद तक हिफाजत भी मेरे ज़िम्मे आन पड़ी थी। मेरा ज़्यादा वक्त लुधियाना के किरदोनवा और रायकोट वगैरह में ही गुजरता था। अपने ज़ख्मी होने के करीबन 15-20 रोज़ बाद मैं राजकुमार से मिलने इसके मेस पहुंच गया, क्योंकि उसकी पुरखुलूस और पुरस्रार दावत मुझे अच्छी तरह याद थी और ऐसे दोस्तों की तो हमें अक्सर ज़रूरत रहा करती थी। हवाई अड्डे के नज़दीक मैं काफ़ी देर बाद फटका था, क्योंकि इस असनाब में पे दर पे ऐसे वाक़यात पेश आ चुके थे जिन्होंने मेरी आमदोरफ्त इस तरफ खासी कम कर दी थी। मैं जानबूझकर औकात कार में हवाई अड्डे पर पहुंचा। गार्ड रूम पर मैंने फ़्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का नाम बमा ट्रेड लिखवाया और मुलाकाती के खाने में दोस्त की बजाय रिश्तेदार का अंदराज करवा दिया। चंद सेकंड बाद ही गार्ड रूम के फ़ोन पर इससे मेरा रब्ता हो चुका था। इत्तेफाक से वो अपने ऑफिस में ही मौजूद था। इसने मुझे बुलाया नहीं था, शायद इसीलिए मुझे अपने नाम के साथ अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ा। मेरा नाम सुनते ही इसकी बातें खिल गईं। ओह थैंक यू सर। इसने फ़ोन पर ही मेरी आमद पर मेरा मशकूर होना शुरू कर दिया। अरे अरे ये क्या, इतनी दूर से शुक्रिया वसूल होने से रहा। ओह सॉरी, अच्छा मैं उर्दली भेज रहा हूँ। ओके। मैंने अगली बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया और गार्ड रूम के एक कोने में सलीके से सजाए एक सोफे में धंस कर उसके उर्दली का मुंतज़िर हो गया। इसका ऑफिस यहाँ से 2-3 फरलांग दूर था, क्योंकि मुझे लेने के लिए उसने एक जीप बेची थी। जीप से एक सिख कारपोल उतर कर अंदर आया। इसने मेरा नाम पुकार कर मेरी बाबत दरियाफ्त किया और थोड़ी देर के बाद मैं एयरबेस के रनवे के नज़दीक सफ़र करता हुआ इस ब्रांच की तरफ जा रहा था जहाँ मेरा कज़न फ़्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार ऑन ड्यूटी था। जीप इसके ऑफिस से, जो हवाई अड्डे के कोने में बना हुआ था, कुछ फासले पर जाकर रुक गई। अपने दफ्तर के बाहर वो मेरा मुंतज़र था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और हेलो का नारा लगाते हुए मुझसे बगलगीर हो गया। मैंने भी उससे कुछ कम गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था। कैसे भूल पड़े इस तरफ श्रीमान जी? इसने दफ्तर में एक कुर्सी पर मुझे बैठने को कहते हुए बेतकल्लफ़ी से पूछा। इस तरफ भूल कर कौन आ सकता है? गार्ड रूम वाले कम घुसने देंगे क्या? मेरी बात पर उसने कहका लगा दी। मैं तो समझा था कि आप लोग शायद मुझसे नाराज़ हो गए हैं। वो क्या नाम था इन श्रीमती जी का? पूनम। हाँ हाँ, वो देवी जी तो शायद बुरा मान गई थी। भला पूनम के हवाले के बगैर हमारी दोस्ती ही क्या थी? अरे नहीं महाराज, ऐसी भी क्या बात, बस औरतें ज़रा ऐसी ही होती हैं। हम दोनों ने खामखा दांत निकाल दिए। राजकुमार ने अपनी उर्दली को कैंटीन से चाय लाने का हुक्म दे दिया और दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो ऐसी खूबसूरत लड़की आपकी पत्नी बनने वाली है। थैंक यू।
सिवाय इसके और मैं क्या कह सकता था। बमुश्किल मैंने गुफ्तगू का रुख बदला, वरना इसके दिलो दिमाग पर तो पूनम ही छाई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे मतलब की बात की तरफ वापस ले आया, लेकिन इतनी मासूमियत से कि इसे बज़ाहिर यही एहसास हो रहा था कि वो मेरे इस्तफसार किए बगैर सब कुछ बोलता जा रहा है। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का ताल्लुक ग्राउंड स्टाफ से था और वो टेक्निकल स्टाफ का ऑफिसर था, जिसके ज़िम्मे जहाज़ों की देखभाल और मरम्मत वगैरह के फ़राइज़ होते हैं। इसलिए इसका ऑफिस भी रनवे से कुछ फासले पर एक वर्कशॉप के कोने में बना हुआ था। इस वर्कशॉप में अमूमन जहाज़ों को परवाज़ से पहले या परवाज़ के बाद चेकिंग वगैरह के मराहल से गुजारने के लिए लाया जाता था। मैं कमाल सादगी से राजकुमार के मुंह से जहाज़ों की मुख्तलिफ़ खसूसियात उगलवा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसने मुमकिन हमले के पेश नज़र अड्डे के दफ़ाई इंतज़ामात, मुख्तलिफ़ महकमों की कारकर्दगी और अपने फ़ाइटर्स की क़ुव्वत हमला और क़ुव्वत दफ़ा से मुझे आगाह करना शुरू कर दिया। करीबन 1-1.5 घंटा के बाद वो मेरे बढ़ते हुए इश्तियाक के पेश नज़र मुझे अपनी वर्कशॉप में अपने हमरा ले जा रहा था। इसने इतनी तफसील से मुझे सब कुछ समझा दिया कि मेरी जगह कोई मुब्तदी भी होता तो भारतीय एयरफोर्स के किसी इम्तिहान के मुकाबले में ज़रूर बैठ जाता। वो वर्कशॉप क्या थी? अच्छी खासी ग्राउंड ही कह लीजिए, जिस पर लोहे की चादरों के शेड डालकर इन पर खाकी और सब्ज़ रंग करके इन्हें कैमोफ्लेज किया गया था। हवाई अड्डे में प्लेटफॉर्म का जदीद निज़ाम कार फरमा था और रनवे से अपनी टैक्सी ट्रैक पर सफ़र करते हुए एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर चंद मिनट के अंदर अपने मखसूस हैंगर में पहुंच जाता था, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों एयरमैन इसके मुख्तलिफ हिस्सों से चिमट कर अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते थे। करीबन आधा घंटे तक मैंने राजकुमार के साथ घूम फिर कर वर्कशॉप का गहरी नज़रों से जायज़ा लिया। इस असना में सिवाय इसके कि मैं खुद एयरक्राफ्ट में दाखिल नहीं हुआ, शायद ही कोई ऐसा मरहला रह गया था जिससे मैं ना गुजर सका हूँ। बसा औकात तो मुझे खुद पर रश्क आने लगता था, लेकिन फिर मेरा पुरतशक्कर दिल बारगाह इज़्दी में झुक जाता था, जिसकी लामहदूद करम फरमाइयों के तोफ़ैल मेरे रास्ते की तमाम मुश्किलात एक एक करके हट जाती थीं और बज़ाहिर मुश्किल बल्कि एक हद तक नामुमकिन काम मेरे लिए आसान और मुमकिन बन जाता था। राजकुमार ड्यूटी से ऑफ करके होकर मुझे साथ लिए मेस में चला आया, जहां दोपहर का खाना मैंने इसके साथ खाया और अगले 3-4 रोज़ के बाद इससे क्लब में मिलने का वादा करके वापस आ गया। वापसी पर मैं सीधा रायकोट ही चला आया, चूँकि अगले रोज़ छुट्टी थी। इस रोज़ पड़ोस में शादी थी। इन लोगों ने जगह की तंगी के पेश नज़र हमारा घर भी मुस्तआर ले रखा था। बारात किसी दूसरे शहर से आने वाली थी। शादी की तकरीबात तो पिछले एक हफ्ते से शुरू हो चुकी थीं, लेकिन अपने जोबन पर वो आज आन पहुंची थी, क्योंकि अगले रोज़ बारात आने वाली थी। ये लड़की, जिसका नाम शोभा था, बाबूजी के साथ वाले घर में रहती थी और एक क्लर्क की बेटी थी। शोभा चूँकि पूनम की बचपन की सहेली थी, इसलिए इसकी शादी में भी पूनम की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना था। इसके शदीद इसरार पर मैं भी आज ही आ गया था, और वरना तो मुझे शोर शराबे से वहशत होती थी। घर पर बाबूजी और माताजी हस्बे मामूल बहस में मसरूफ़ थे। बाबूजी ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते थे जब इन्हें हिंदू धर्म पर चोट करने का मौका मिल सके, और खुशकिस्मती से इन्हें ये मौक़े मुयस्सर आते रहते थे। चूँकि मेरे मुताले और मुशाहदे की हद तक तो मेरे इल्म में यही बात आई थी कि हिंदुइज़्म किसी बाकायदा निज़ाम हयात का नहीं, बल्कि बेशुमार और इंतहाई फजूल रसूमात के एक मजमुआ की शक्ल है। हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार और इसकी मुनासबत से कोई ना कोई पूजा देखने को मिलती थी। शादी ब्याह की तो इतनी बेशुमार और ऐसी अजीबो गरीब रस्में देखने आती थी कि बेख्तियार इन लोगों की अक्ल पर मातम करने को जी चाहता था। और मज़े की बात यह थी कि ये तमाम फजूल रसूमात जो इन मौक़ों पर अंजाम पाती थी, वो हिंदू धर्म का बाकायदा हिस्सा थीं और इनसे दामन बचाने वाला नास्तिक और धर्म का बागी कहलाता था। अगर ये रसूमात सिर्फ मुआशरे का हिस्सा ही होती तो मुमकिन है समाजधार किस्म के प्रोग्रामों की आड़ लेकर कोई गरीब आदमी इनसे जान छुड़ा सकता, लेकिन धार्मिक का लेबल चस्पा होने के बाद किसी का इनसे बच निकलना मुमकिन नहीं था। हिंदू धर्म जहाँ बाबूजी की कमज़ोरी था, वहाँ माताजी की चिड़, और अब तो बाबूजी के साथ ये दिलचस्प मशगला आ गया था कि वो ऐसे किसी न किसी मौके का मुंतज़र रहते, फिर माताजी के सामने छोटी सी बात कहकर जवाब में इनकी लंबी चौड़ी तकरीर सुन लेते। दोनों बूढ़ों की एक बात काबिल इस्ताइश थी कि तबीयतों में इस कदर बोदुल मशरिकैन था के बावजूद वो दोनों कभी एक दूसरे से उकताए नहीं थे। कभी उनके दरमियान तल्ख कलामी की नौबत नहीं आई थी। बस यही होता कि बाबूजी कहते और माताजी की सुन भी लेते। अच्छा अच्छा बाबा, जाने दो, जो तुम कहती हो वही सही होगा। बाबूजी ने मुझे आते देखकर बहस ख़त्म करना चाहिए। माताजी भी मेरे नमस्कार पर चौंकी और आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। क्या बात है साहबजादे, कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे हो? बाबूजी ने मेरा जायज़ा लेते हुए कहा।
इनका कहना किसी हद तक बजा भी था, क्योंकि पिछले हादसे के बाद से मैं भी काफ़ी नकाहत महसूस करने लगा और इलाज पर भी ख़ास तवज्जो नहीं दी, इसलिए कुछ कमज़ोरी बाकी रह गई थी। फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, आइंदा के लिए अलबत्ता मैंने फ़िक्रा अधूरा ही छोड़ दिया था। सामने सीढ़ियों से अजंता की मूरत इस तरफ आ रही थी। आज इसने अपनी जुल्फ़ें सलीके से बांधकर इनमें शादी की रस्म की मुनासब से चंबेली के फूलों का गजरा टांक रखा था। सफ़ेद फूलों के हुस्न को इसकी घनेरी जुल्फ़ों ने चार चांद लगा दिए थे। अपनी नीली साड़ी का पल्लू संभालती वो विश कामनाओं की तरह नुपे तले कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली आई। जब उसने एक अदाए दिलबराना से अपने दोनों हाथ बांधकर नमस्ते पुकारा तो मुझे बंगाल की वो जोगने याद आ गई जो सिर्फ नाग पूजा के रोज़ अपना जोबन दिखाती हैं। बंगाल की साहिरा ने अपने पलकों के उजाले मुझ पर बखेरते हुए मेरी खैरियत दरियाफ्त की, और जब गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा ले चुकी तो अचानक इसके खूबसूरत चेहरे पर तशवीश के आसार उभर आए। बाबू और माता जी इस असना में रसोई में चले गए थे। आप ठीक तो है ना? इसने बेचैनी से पूछा। अभी तक तो था, लेकिन शायद अब न रह ना सकूं, मैंने गंभीर लहजे में इसकी तरफ झुकते हुए कहा, लेकिन फिर संभल गया। उनके दरवाजे से इसकी सखियां अंदर दाखिल हो रही थीं। इसके अलावा भी निचले हिस्से में मेहमानों का कब्जा था। पूनम ने मेरे कमरे में किसी को दाखिल नहीं होने दिया था। मेरे आराम में किसी की खलल अंदाजी से कब गुवारा थी। मैं सीधा अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहट हुई और पूनम अंदर चली आई। वो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन मैंने माजरत कर दी और तबीयत की खराबी का बहाना करके वहीं लेटा रहा। पूनम ने भी ज़्यादा तकरार न की। इससे मेरी आदत का एहतराम करना आ गया था। यह बाबूजी और पूनम के इस्तफसार का असर था या फिर मेरी हद से बड़ी हुई लापरवाही? क्या वाकई मुझे अपना जिस्म टूटता महसूस हो रहा था? असल में मैं लुधियाना में ही 1-2 दिन के बाद डॉक्टर साहब की दवाई से जान छुड़ा ली थी, जबकि उन्होंने कम से कम 10 रोज़ तक लगातार दवाई इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। पहले सर भारी भारी सा महसूस, फिर तपश का एहसास होने लगा और करीबन 1 घंटे के बाद बुखार मुझ पर गालिब आ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये नौबत आई कि मेरी कनपटियाँ दर्द से फटने लगीं। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। लड़कियां ढोलक पर शादी ब्याह की गीत गा रही थीं। इससे पहले पूनम की आवाज़ का गुदास मैंने सुबह पूजा के वक्त इसकी भजन कथा में देखा था, लेकिन इसकी आवाज़ का लोच आज महसूस हो रहा था। गीत के बोल इसके होंठों से फिसलते तो फ़ज़ाएँ गुनगुना उठतीं। सुर और लय का हसीन संगम बनी वो अपनी सखियों के ऐन दरमियान दुल्हन के सामने ढोलक की थाप पर जुदाई के गीत गा रही थीं। अव्वल तो तमाम लड़कियां ही क्लासिकल नाच और गाने बजाने पर अबूर हासिल करने की कोशिश करती हैं, अगर नहीं तो कम अज़ कम मामूली गाना बजाना इन्हें ज़रूर सीखना पड़ता है, क्योंकि वो इनकी रोज़मर्रा की इबादत में शामिल है। अगर मैं पूनम तक अपनी बीमारी की खबर पहुंचा देता तो इसके नाच से महरूम हो जाता, जिसका मुजाहरा उसने थोड़ी देर बाद करना था। मैं चुपचाप अपने कमरे से निकला और बाज़ार में पहुंच गया। एक मेडिकल स्टोर से मैंने अपनी दानिश के मुताबिक कुछ दवाइयाँ ख़रीद की और अपने कमरे में आकर इन्हें निगल कर लेट गया। दवाइयाँ खासी तेज़ थीं और ज़ूद असर थी। मुझे कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए दर्द से निजात मिल गई। शाम ढलते ही पूनम मेरे कमरे में दोबारा आई। इसने क्लासिकल नाच के लिए मखसूस सिंगार कर रखा था। मेरी कोई बात सुने बगैर वो मुझे हाथ से पकड़ कर नीचे ले आई और पहले से मेरे लिए मखसूस कुर्सी पर मुझे बिठा दिया। इसका गुरु, जो शक्ल से गधा ज़्यादा और गुरु कम दिखाई देता था, अपनी गर्दन के दरमियान अपनी शागिर्दों के दरमियान आज जुमान हुआ था। पूनम ने मुझे इस कम वक्त के पाँव छूने को कहा, जो यहाँ की रवायत थी। ये तो नामुमकिन था कि मैं इसके पाँव लागूं। मैंने गुरु महाराज कहकर इसे नमस्कार ज़रूर कर दिया। इससे ज़्यादा की उम्मीद पूनम को भी नहीं थी। वो बेचारी इस पर खुश हो गई। वहाँ मौजूद करीबन सभी लोगों की आंखें पूनम पर लगी थीं। कभी कभी वो रश्क और हसद की मिली जुली निगाहों से मुझे भी देखने लगते, क्योंकि मैं इसका मंगेतर था। पूनम ने हिंदू आदाब महफिल के मुताबिक सबसे पहले मेरे पाँव छुए, फिर बाबूजी, माताजी और मौसी जी के। इसके बाद हाथ बांधकर एक ख़ास अदा से अपने जिस्म को बल दिया और अपने गुरु महाराज से झुकते हुए इजाज़त तलब की। आज्ञा मिलने पर इसकी एक सखी ने इसके पाँव पर घुंघरू बांधे। पूनम ने झुककर गुरु के पाँव छुए। अब वो बिजलियाँ गिराने के लिए तैयार थी। गुरु ने नाच का तोड़ा कहना शुरू किया और इसकी दूसरी शागिर्दों ने तबले और हारमोनियम संभाल लिए। पूनम ने तेज़ी से हाथ बांधते हुए बल खाया और तबले के बोल इसके घुंघरुओं की झनकार में नाचने लगे। वो कथक था या भरतनाट्यम, इसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि जैसे सारी धरती का लोच और रिदम इसमें समा गया था। इसके लचकीले बदन का अंग अंग शायरी कर रहा था। फ़ज़ाओं में इसके ताव भाव ने असीर कर लिया था। समय का पंछी इसके कदमों की हरकत के साथ साथ महवे परवास था। हर तरफ एक सन्नाटा, एक सकूत था। सब लोग मबहूत
इस पर नज़रें जमाए बैठे थे। जब वो घुंघरुओं की झनकार के साथ अपने जिस्म को बल देती तो सांसें सीनों में अटक अटक जाती। करीबन आध घंटा तक माहौल इसके तिलिस्म का शिकार रहा। जब रक्स ख़त्म हुआ, चंद सानिये तक यूं लगता था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। फिर सब बेख्तियार इसे दाद देने लगे। इसके गुरुजी ने उठकर इसे कल्याण दिया। इस महफिल को तो रात ढलने तक जारी रहना था। मैं उठकर अपने कमरे में चला आया और निढाल सा बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा जिस्म बुखार में भंकने लगा था। खासी देर तक मैं इसी का शिकार रहा। मेरी आंखों की पुतलियों में पूनम नाचती रही। मुझे होश इस वक्त आया जब पिंटू मेरे लिए खाने की थाली लेकर आया। मैं इसे थाली वापस ले जाने और चाय लाने को कहा। कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। पिंटू ने शायद पूनम को बता दिया था, क्योंकि इसके जाने के मुश्किल 2-3 मिनट के बाद ही दरवाजे पर आहट हुई और पूनम अंदर आ गई। क्या हुआ, क्या बात है, आपने खाना? इसने मेरे माथे पर हाथ रखा। अरे आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। वो बहुत मेरी तकलीफ़ से तड़प उठी। तुम जैसे मसीहा हो तो बुखार कहाँ। मैंने इसके मेहंदी लगे हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। पूनम की आंखों से मेरी आंखें टकराईं और मुझ पर सहर तारी हो गया। इसने आहिस्ता से मुझे खुद से अलग किया और मेरे जिस्म के गिर्द कंबल लपेटकर खुद कुछ कहे बगैर बाहर चली गई। पूनम की वापसी प्रकाश और चाय के साथ हुई थी। प्रकाश शादी में शिरकत के लिए आया था। वैसे भी अगले रोज़ छुट्टी थी और छुट्टी वाला दिन वो रायकोट में ही गुजारा करता था। क्या हालत बना दी है इनकी, इसने बजाय मेरे कहने के बराह रास्त पूनम से पूछा। आप ही समझाएं ना। पूनम की आंखों में नमी तैरने लगी। अच्छा मैं समझाऊं? प्रकाश ने कुछ इस अंदाज से पूनम की तरफ देखते हुए कहा कि बेख्तियार मेरे साथ इसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर के बाद मैं प्रकाश और पूनम के साथ इनके मोहल्लेदार डॉक्टर के घर जा रहा था। मुझे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि मैंने खामख्वाह इसके रंग में भंग डाली। डॉक्टर कम और कसाई ज़्यादा दिखाई देता था। लटाकर मुझे ठोंक बजाकर देखा, फिर नाड़ियों की तरह इंजेक्शन बाजू में लगा दिया। कुछ कड़वी कसैली गोलियां और दवाइयां मेरे पल्ले बांधी और नहायत इनकसार एहसास का एहसान जतलाते हुए कहा कि वो पापी घर पर ही मरीज़ नहीं देखता था, हमें रुखसत कर दिया। कसाई डॉक्टर की दवाई ने असर दिखाया। मुझे खासा अफाका महसूस होने लगा। पूनम और प्रकाश ने शादी में शिरकत कम और मेरी तीमारदारी ज़्यादा की। पूनम तो खुसूसन साय की तरह मेरे साथ लगी रही। बारात आई, होवन सिलगाया, पंडित ने 2-4 उल्टे सीधे श्लोक पढ़े और विवाह हो गया। पूनम शोभा से यूं गले मिलकर रोई जैसे वो इसकी सगी बहन हो। कितना फराख दिल था इसका, जिसमें एक आलम का दर्द समाया था। इसने गमे दुनिया को गमे ज़ात बना लिया था। शोभा को रुखसत करके वो कुछ खोई खोई सी रहने लगी। असल में ये इसका बहुत बड़ा अलमिया था कि जिससे वो मोहब्बत करती इसे टूट कर चाहने लगती थी, और इसकी महबूब शख्सियत खुद पूनम के वजूद का हिस्सा बनकर रह जाती थी।